बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी ये है कि तहरीक इंसाफ SCO समिट के मौका पर एहतजाज की कॉल दे के ख़ुद फंस गई है और बहुत बुरी तरह से फंस गई है। इस पे बात करनी है और बहुत ही तफसील से बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, मैं शेयर भी कर रहा हूं आपके साथ, यहाँ पर भी शेयर करूँगा और शेयर कर रहा हूं। आप ख़बरें सुनिए, आप प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए, अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। मैं सबसे पहले एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब का एक ट्वीट आपके साथ शेयर करूँगा और फिर उसके बाद उन्हें ख्वाजा आसिफ साहब ने जो जवाब दिया वो भी आपके साथ बताऊंगा। वो कहते हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने एक मज़मून का हवाला दिया। डान का एक आर्टिकल है, एक ऐसे है, एक मज़मून है, कालम है, वो साकिब शिरानी साहब का वन हिस्ट्री टू फ्यूचर्स, और वो मज़मून उन्होंने साथ ही लगाया और लिखा कि बेहतरीन मज़मून दो मईशतों का मवाजना किया है। मिस्र में फ़ौज सियासत में घुसी हुई है। IMF और अरबों डॉलर की अमरीकी और सऊदी मदद के बावजूद मईशत तबाह है। इंसानी हुकूक का नामो निशान नहीं, गुर्बत उरूज पर है और करप्शन का बाज़ार सजा हुआ है। इसके बरअक्स इंडोनेशिया में 1998 में फ़ौज ने ख़ुद एक दलेराना कदम उठाया और सियासत को खैरबाद कहा। मिलिट्री अफीसरों का सिविल नौकरियों से इनखला किया, जमहूरियत को आज़ाद किया और ख़ुद बैरकों में वापस जाकर कौम के हीरो बन गए। मशरिक़ बईद में इंडोनेशिया बहुत आगे निकल चुका है। 2022 में 320 अरब डॉलर की बरामदात थीं। हम मिस्र बने तो ज़वाल ही ज़वाल है, और अगर इंडोनेशिया जैसा मुल्क बने तो बहुत बेहतर, मगर एक सुनहरा पाकिस्तान क्यों न बने। जिन्ना साहब की हिदायत पर अमल करें तो फ़ौज को सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर लेनी चाहिए। तरक्की के रास्ते तब ही खुलेंगे। क्या कहा था जिन्ना हाउस वाले जिन्ना साहब ने, नीचे पढ़िए। अब उसके बाद वो उस मज़मून को लगा देते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने उन्हें जवाब दिया कि उस वक्त ये सब याद नहीं था कि जब बाजवा को बाप बनाया हुआ था। ठीक है जी, अच्छा। अब ये बात ज़ाहिर है ख्वाजा आसिफ साहब ने थोड़ा ज़बान सख्त इस्तेमाल की, लेकिन वो बाप ख़ुद कहते थे। ये बात नहीं है कि उनका ख्वाजा आसिफ साहब ने बाप कहा बाजवा साहब का, वो बाप ख़ुद कहते थे कि जो आर्मी चीफ़ होता है वो कौम का बाप होता है। ये मशहूर व मारूफ़ जुमला शहरयार अफरीदी साहब का है। ठीक। अब मामला ये है कि आरिफ अलवी साहब से कोई पूछे कि अलवी साहब आप पूरी तारीख़ उठा के देख लें, ये फैक्ट्स एंड फिगर की बात है, ये हकीकत है, ये ग्राउंड रियलिटी है। PTI के दौर में ही सबसे ज़्यादा महकमों के, सबसे ज़्यादा इदारों के सरबराहान फ़ौजी जनरल लगाए गए। रिटायर्ड नहीं, जो वर्किंग थे, जो वर्किंग जनरल थे, जो अभी सर्विंग जनरल थे, वो सर्विंग जनरल लगाए गए, सर्विंग ब्रिगेडियर लगाए गए। सबसे ज़्यादा, यानी तकरीबन यूँ समझ लीजिए कोई 2 दर्जन के करीब इदारों के। और तो और ये सबसे ज़्यादा शुरुआत किसने की कि PTV के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी DGI SPR को शामिल कर दिया गया। PTV के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी। सर आप उस वक़्त कहाँ थे? सर आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फ़ैसले में लिखा कि आरिफ अलवी ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, अपना दिमाग लगाया ही नहीं। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने उनकी तरफ उस वक़्त के सीनियर जज कादी फ़ायद ईसा के ख़िलाफ़ वो रेफरेंस भेजा, उन्होंने एज़ इट इज़ रेफरेंस आगे कर दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और वो अपना दिमाग उन्होंने लगाया ही नहीं है। यूथियों का अपर चैम्बर फारिग होता है, वो दिमाग होता तो लगता ना। आज आपको बड़ा इनकलाब याद आ गया, आज आपको मिस्र और आज आपको इंडोनेशिया की मईशतों का मवाजना याद आ गया है, आज आपको फ़ौज को बैरकों में पीछे भेजना याद आ गया है।
आज उस वक़्त आपको याद नहीं था कि जब आपका लीडर इमरान ख़ान बैठ के एक एक की तारीफ़ किया करता था, वो कहता जनरल बाजवा से ज़्यादा जमहूरी जर्नैल तो मैंने देखा ही नहीं है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो हमें इस तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है, उसने ये कट लगाया। उस वक़्त सर आपको याद नहीं थी जमहूरियत की, जब आप जनरल बाजवा से छुप छुप के मुलाकातें कर रहे थे। उस वक़्त आपको जमहूरियत याद नहीं थी कि जब नए आने वाले आर्मी चीफ़ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उन्होंने आपसे मुलाकात की जब आर्मी चीफ, ज़ाहिर है उस वक़्त आप प्रेसिडेंट थे और आप सुप्रीम कमांडर थे आर्म्ड फोर्सेस के, तो आर्मी चीफ आपसे मुलाकात तो ज़रूर करते। जब जनरल आसिम मुनीर साहब ने आपसे मुलाकात की तो आपने फ़ोन निकाल लिया कि सर तो आप अगर मुनासिब समझें तो इमरान ख़ान से थोड़ी सी बात कर लें, उन्होंने इनकार कर दिया। उस वक़्त आपको ख़्याल नहीं था कि ये आर्मी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, फ़ौज को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और आज आपको ख़्याल आ गया। उस वक़्त आप जब जनरल बाजवा सऊदी अरब जा रहे थे, जब जनरल बाजवा यूएई जा रहे थे, जब जनरल बाजवा वहाँ चाइना जा रहे थे, उन्होंने आपको अरबों डॉलर इकट्ठे करके दिए और वो उन अरबों डॉलर को आपने 3 अरब डॉलर, यानी आज तो एक अरब डॉलर के लिए लकीरें खींच रहे हैं, 3 अरब डॉलर खैर से मुफ्त में बांट दिए, और बांटे भी ऐसे कि जी आप बिला सूद उनको कर्जा दे दें, ठीक है ना। वो 3 अरब डॉलर में से एक पाई किसी ने नहीं लौटाई। लोगों ने मशीनरी क्या वो करनी थी, मंगवानी थी, उन्होंने अपने लिए जहाज़ मंगवा लिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जहाज़ मंगवा लिए। अब वो पूछा गया कि ये जहाज़ क्या, उन्होंने कहा ये क्या, ये मशीनरी नहीं है। अभी 16 महीने की हुकूमत आई और आपको पता है वहाँ पर उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में स्टेट बैंक के नुमाइंदों को बुलाया गया और वहाँ पर बुला के उनसे पूछा गया, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा, कि आप उनके नाम तो दे दें। वो कर्ज़ लौटाना या वापस करना तो छोड़ दीजिए, जिन 625 लोगों को आप लोगों ने कर्ज दिया था, 3 अरब डॉलर जिनमें तकसीम किए थे, उनके नाम तक सामने नहीं आ सके। तो आपको ये उस वक़्त पता नहीं था जब जनरल फैज़ बैठ के आपके साथ क्या क्या कर रहा था, और जनरल फैज़ पेशावर में भी आपकी काबीना की मीटिंग में बैठा करता था, उस वक़्त आपको ये नहीं ख्याल था कि इनको बैरकों में जाना चाहिए। जब जनरल फैज़ बहावलपुर से भी आके तो आपसे मीटिंग किया करता था और आप फिर मुलाकातें करवाया करते थे, आप अपनी गाड़ी में लेके जाते थे, तो उस वक़्त आपको ख़्याल नहीं था कि आर्मी को बैरकों में जाना चाहिए। असल में मसला ये है, मैं आपके इस नज़रिए और इस किस्म की सोच के बिल्कुल साथ हूँ, लेकिन पता क्या है मसला क्या है, आज भी आप ये नहीं चाहते कि आर्मी बैरकों में चली जाए, आज भी आप ये नहीं चाहते कि फ़ौज तो बैरकों में चली जाए, सियासत में मुदाखलत न करे। बिल्कुल फ़ौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ये बड़ा सही उसूल और यही डिमांड होनी चाहिए किसी भी जमहूरी मुल्क में, किसी भी पार्लिमानी डेमोक्रेसी में। लेकिन मसला ये, आप ये नहीं चाहते कि ये वापस चली जाए, आप ये चाहते हैं कि मुदाखलत तो हो, मुदाखलत फ़ौज करे हमारे हक़ में। ये बड़ी बात थी। आपका तो लीडर उठ के दुहाइयाँ देता रहा कि आप क्यों न्यूट्रल हो गए हैं। वो कहते हैं हम न्यूट्रल हो गए हैं, वो कहते हैं हम न्यूट्रल, आप न्यूट्रल ना हो, क्योंकि न्यूट्रल तो जानवर होता है, न्यूट्रल तो जानवर होता है, वो तो आप न्यूट्रल हो ही नहीं, आप तो हमारे साथ खड़े हों। उस वक़्त आपको याद नहीं था कि जब वो अल्लाह का वास्ता दे दे के बुला रहे थे, आप खुदा के लिए आएँ और हमारे लिए मुदाखलत करें, उस वक़्त आपको याद नहीं था। ये इस तरीके के तमाशबीनियाँ और ये बातें, पीटीआई एहतजाज की काल दे के फंस गई है। एहतजाज का अब वो तकसीम हो गई है, अब वो बहाने मांग रही है, यार इस एहतजाज से कैसे निकला जाए। शेख वकास अकरम जो कि ख़ुद एक चला हुआ कारतूस है, वो जनाब चला हुआ कारतूस अब वो फंस गया है। अब वो कहता है मेरी खान साहब से मुलाकात करवाएं तो तब हम एहतजाज की काल मौखर कर देंगे, इसको हम ख़त्म कर देंगे। तो शर्त ये है कि मैं कहता हूँ अगर गवर्नमेंट में रत्ती बराबर भी गैरत हो और गवर्नमेंट ने चूड़ियाँ ना पहनी हो तो खान से मुलाकात नहीं करवानी चाहिए। ये ब्लैकमेलिंग है। क्यों मुलाकात करवाएं जब एक फ़ैसला हो गया है? उस फैसले को आपने अदालतों में चैलेंज किया और अदालतों ने भी आपको रिलीफ नहीं दिया,
और फ़ैसले हर किसी बात में अदालतें मुदाखलत नहीं किया करती। बाहर के मुल्कों में भी ऐसे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ैसले होते हैं। चलो 18-19 अक्टूबर कितना दूर है, कितना दूर है 18-19 अक्टूबर, ये 4-5 दिन की बात है। शंघाई तामन तंजीम का इजलास ख़त्म हो जाएगा खान साहब। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस कदर बेहिस और इस कदर ज़र्फ़ से खाली लोग हैं। यूथ अपर चैम्बर उनका खाली है। पता नहीं किस कदर बेरहमाना तरीके से अपने लीडर के बारे में कह रहे हैं कि वो फौत हो चुके हैं अडियाला जेल में, और उनकी लाश को छुपाने के लिए यहाँ पे जाकिर नाइक को बुलाया गया, और उनकी लाश को छुपाने के लिए जनाब यहाँ पे शंघाई तामन तंजीम, ताकि उसे वहाँ दफन किया जा सके। ये अब आप अंदाज़ा कीजिए ना यूथियों का, और ये अब इस तरीके की आप गुफ्तगू करें, और इस अपने लीडर के बारे में भी। उनकी बहन कोई 10 दफ़ा कह चुकी हैं कि उनको जहर दी जा चुकी है। अब आप वो ख़ुद देख लें कि ये वो इमरान रियाज़ वटू, ठीक हो गया ना, वो जो बुशरा की बहन साहबा हैं, उन्होंने ये आप देख लीजिए, मरियम रियाज़ वटू, वो कहती हैं ये बुशरा बीबी की बहन है, जिनको ये HEC में इमरान खान ने पता नहीं लाखों रुपए तनख्वाह पे लगाते रहे, और तो मिलता कोई नहीं होगा ना। मरियम रियाज़ वटो साहबा कहती हैं कि प्लीज़ सेंड ईमेल्स टू द फॉलोइंग एड्रेस, इट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, टेल देम हाउ पाकिस्तानीज आर फीलिंग अबाउट पोलिटिकल परसिक्यूशन if the national hero Imran Khan and how his life is in danger। अब उसने शंघाई तामन तंजीम का वो एड्रेस दिया है और पाकिस्तानियों को कह रही है कि इस पर आप मेल भेजें और उनको बताएं कि इमरान खान जेल में पड़ा है, और शंघाई तामन तंजीम यानी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का मौका। IMF को हो तो ये ख़त लिख देते हैं इनको कर्जा ना दें। IMF का इजलास हो रहा हो तो ये बाहर खड़े हो के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं। और तो और जाकिर नाइक इधर आ रहा था तो उनको वो मुईद पीरज़ादा जैसा यूथिया कहता है आप उधर ना जाओ, क्योंकि उधर तो फार्म 47 वालों की हुकूमत, यानी किसी भी तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना है। ये कहते हैं जनाब वो अब वफूद आने लग गए हैं, भारत का वफद अभी मैं देख रहा था कि वो आ चुका है, एयरपोर्ट ज़राए बता रहे थे, और इसी तरीके से कोई रशिया का बहुत बड़ा वफद आ चुका है, चाइना का आ चुका है, कल चाइना के वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं, कोई 7-8 मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं, और भी बहुत सारी, बहुत अच्छा आनर का मकाम है। और ये जनाब इन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है, हम 15 अक्टूबर को ये एहतजाज करेंगे। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ऐसे मौका पर अब वो यूथिये फंस गए जो यहाँ वाले हैं। आप बैरिस्टर गौहर को देख लें, आप उमर अयूब को देख लें, आप अली अमीन गंडापुर को देख लें, आप इसी तरीके से हामिद ख़ान को देख लें, अली मोहम्मद ख़ान को देख लें, वो सारे कहते हैं ये मौका ठीक नहीं है। और लोग अब बहुत सारी तनकीद होने लग गई है। और तो और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जैसे बंदे ने भी, वो भी कहता है कि SCO के दौरान एहतजाज की कॉल देना इंतहाई गैर संजीदा रवैया है। तहरीक इंसाफ के कायदीन का तो कुछ पता नहीं, लेकिन कारकुनों को एक दफ़ा फिर जद पर कर दिया। इससे पहले IMF को ख़त लिख मारा और फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत नहीं की। कुछ मौक़े सियासत और अन्नाओं से बालाए ताक रख कर होते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जैसे बंदे ने भी इनको आईना दिखाया और वो कहता है कि ये मौका नहीं है, ये मौका। हुसैन हक़ानी साहब जो मारूफ़ सहाफ़ी हैं और एक तरह से मैं समझता बहुत ही मारूफ़ शख्सियत और मारूफ़ सहाफ़ी और स्कॉलर टाइप हैं, वो लिखते हैं कि सवाल ये है कि गैर मुल्की मेहमानों की मौजूदगी में एहतजाज से उनकी तवक्को क्या है, इनकी तवक्को क्या है। गैर मुल्की मेहमान कहेंगे कि ख़ान को रिहा कर दो, या इस्लामाबाद से ये कहते हुए रवाना हो जाएंगे कि जब तक ख़ान का मैंडेट तस्लीम नहीं किया जाता हम SCO की कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। क्या ये कह देंगे? हदफ अहमकाना हो तो नतीजा माकूल नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे दोस्त फ़खर दुरानी साहब ने बहुत ज़बरदस्त कहा, और कहते हैं कि आप ट्विटर पर PTI के सरकर्दा रहनुमाओं के ट्वीट्स देखें,
आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो लोग यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए सब ग्राउंड पर फेस कर रहे हैं, वो ज़मीनी हक़ाइक़ और शंघाई ताउन तंजीम की अहमियत जानते हुए 15 अक्टूबर के एहतजाज की मुखालिफ हैं, जबकि जितने भी भगोड़े बैरून मुल्क भाग गए हैं सब चाहते हैं एहतजाज हो। PTI क़यादत जो यहाँ मौजूद है उन तमाम भगोड़ों से मुतालबा करे कि वो यहाँ वापस आकर एहतजाज को लीड करें, बाकी सब उनको फॉलो करेंगे। फिर देखते हैं कि कितने भगोड़े वापस आकर एहतजाज करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जो अमेरिका में बैठे हैं, जो कनाडा में बैठे हैं, जो बाहर बैठे हैं भगोड़े, वो भगोड़े कह रहे हैं कि एहतजाज करो। वो भगोड़े, क्योंकि उनका कोई स्टेक नहीं है ना इस मुल्क में, वो वैसे ही भाग गए हैं, उनको पता है उन्होंने कब आना है, वो वैसे ही भाग गए हैं। और वो वैसे भगोड़े वहाँ बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ को एक मौका भी नहीं जाने देते। और जहाँ यहाँ पर जो ग्राउंड पर हैं वो उनको एहसास है कम अज़ कम इस हद तक कि यार या एहसास है या जूते खाने का डर है या कुछ भी है। भाई भगोड़े बाहर से इधर आओ ना। मुईद पीरज़ादा जो मरे हुए बाप के अंगूठे लगवा रहा था वो वापस आओ ना। जो शहबाज गिल जिनको यहाँ पर दमा हो गया था, मेरा ख्याल है उनको ज़िंदगी में पहली और आखिरी मरतबा शहबाज गाली को दमा हुआ है। इससे पहले तो हमने नहीं देखा वो दमे का पेशेंट है। इससे पहले तो हमने कभी उनको इस तरीके से वो खड़े होकर 1.5 घंटा मीडिया वालों को, अपने मद्दे मुकाबिल सियासतदानों को गालियां दिया करता था। हर एक टॉक शो में कोई एक भी एंकर नहीं है जिससे उसने बदतमीज़ी न की हो। अपने दौरे हुकूमत में कोई एक भी सियासतदान उनकी अपनी पार्टी का नहीं है जिससे उसने बदतमीज़ी न की हो। उस वक़्त तो उसको दमा नहीं होता। जैसे ही वो पकड़ा, गिरफ़्तार हुआ, और वो गिरफ़्तार भी मैं आपको बताता हूँ गिरफ़्तार हुआ क्यों था। असल में गिरफ़्तार इसलिए हुआ था, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हाउस के लान में या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के लान में वहाँ पे चल रहे थे। इनका ख़याल था कि यहाँ पे हम महफूज हैं। शहबाज गिल ने, इमरान खान उस वक़्त प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे। शहबाज गिल ने उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मशवरा दिया कि आप फ़ौरी तौर पे जनरल बाजवा को सैक कर दो, आप इसको हटा दो, सैक करो, फायर करो इसे, ठीक है ना। बस वो लान जो था वो भी बग्ड था और उन तक वो पहुँच गया, बात पहुँच गई। बस वो लम्हा गया और दूसरा लम्हा आया और शहबाज गाली को उस तरीके से पकड़ा। फिर हमने देखा कि कैसे केले खा रहा था, फिर हमने देखा कि दमे से कैसे मर रहा था, कैसे कुर्सी पर यूं लटकी हुई गर्दन और किस तरीके से वो उनकी सांस फूली हुई थी वहाँ पर एम्बुलेंस में भी। तो ये आप इतनी सी चीज़ हैं, इतना सा आपका किरदार है, इतनी सी आपकी औकात है कि यहाँ पर आप फिर मशवरा देने तो आएँ, यहाँ पे ज़रा लीड करें एहतजाज। फिर आप देखें कि किस तरीके से जूते खाए जाते हैं और जूते लगते किस तरह से हैं और जूतों का स्वाद कैसा होता है। अब वो आपको मैं बताऊं कि ये जो ख्वाजा आसिफ और इनका आपस में मुकालमा हुआ, अब ये ख्वाजा आसिफ के जवाब में पता क्या लिख रहे हैं ये शहबाज गाली। उसके ख्वाजा आसिफ ने लिखा ना कि उस वक्त ये सब याद नहीं था जब बाजवा को बाप बनाया हुआ था। अब ये उसके जवाब में लिख रहे हैं गंदी औलाद न मज़ा न सवाद। अब आप आप ज़बान देखिए, आप ज़रा ज़बान की शीरीनी देखिए। भाई इधर आए ना, इतने बहादुर हैं आप तो यहाँ आए भाई। ये क्या कि आप वहाँ से बैठ के यहाँ वालों को कह रहे हैं कि आप एहतजाज नहीं कर रहे हैं, निकलो। और यूथियों को भी अक्ल बिल्कुल फारिग है ना, अपर चैम्बर तो खाली है। उन्होंने ये नहीं कहना भाई आप वहाँ से बैठ के बकवासियात कर रहे हैं, आप ज़रा आए ना इधर ज़मीन पे, जूते खाएँ ना। जूते खाने से आपको डर लगता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।